अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेशा खिदमत है जिन शहजादी की हैरत अंगेज कहानी। दरिया के किनारे वो मल्लाहों की बस्ती थी। छोटी सी बस्ती थी, मगर यहाँ सिर्फ मल्लाह ही रहते थे। कुछ मछेरे भी थे और ये मछेरे भी असल में मल्लाह ही थे। मछली पकड़ना उनका फकत शौक था। मल्लाहों की इस बस्ती में सबसे पुराना कुंबा बाबा नादी का समझा जाता था। इस कुंबे के लोग नस्ल दर नस्ल मल्लाह चले आ रहे थे। इस कुंबे के किसी फर्द ने भी कोई और काम नहीं किया था। बाबा नादी का खानदान एक हवेली में रहता था। हवेली काफी पुरानी हो चुकी थी। बूढ़ा मल्लाह नादी जिंदगी के 70 साल गुजारने के बाद कमजोर और ज़ईफ हो चुका था। वो अपने कमरे से बहुत कम निकलता था। निकलता भी था तो लाठी के सहारे चलता हुआ दरिया के उस किनारे तक चला जाता था जहाँ उसकी पुरानी कश्ती एक दरख्त के साथ रस्सी से बंधी रहती थी। किसी को ये इजाजत नहीं थी कि उस कश्ती को खोलकर चलाए। नादी से कोई शख्स थोड़ी देर के लिए कश्ती तलब करता तो वो कहता, ना बाबा ना, ये मेरी पुरानी रफीक है। जब तक जिंदा हूँ ये सिर्फ मेरी ही रफीक रहेगी। ये बात सुनकर कश्ती मांगने वाला अपना सा मुंह लेकर रह जाता था। नादी को उस बेजान कश्ती के अलावा दो इंसानों से भी मोहब्बत थी। एक तो उसकी बीवी थी जो 15 साल पहले हैजे में मुब्तला होकर मर गई थी, और दूसरा इंसान माली था। माली उसके बड़े बेटे समर का इकलौता बेटा था। माली मल्लाहों की बस्ती में सबसे खूबसूरत जवान था। जवान भी था और तनुमंद भी, जिस पर हर मुसाफिर भरोसा कर सकता था। नादी अपने वक्त का सबसे बड़ा मल्लाह था। वो बूढ़ा होकर बेकार हो गया था तो उसकी जगह माली ने ले ली थी। दरिया में कभी तगयानी आ जाती थी और कुछ मुसाफिरों को दरिया के दूसरे किनारे जाना जरूरी होता था, तो ऐसे में माली ही उन मुसाफिरों को अपनी कश्ती में बिठाकर दूसरे किनारे तक पहुंचा देता था। माली ने तगयानी की कभी परवाह ही नहीं की थी। नादी खुद आला दर्जे का मल्लाह रह चुका था और उसके बाद माली ने यह हैसियत इख्तियार कर ली थी। इसलिए नादी अपने उस पोते से बहुत मोहब्बत करता था। माली को भी अपने दादा जान से बहुत मोहब्बत थी। वो अपने सारे काम छोड़कर नादी की खिदमत करता रहता था। सुबह सवेरे उसके लिए नाश्ता लेकर आता, उसका हुक्का ताज़ा करता था, खाने के वक्त खाना खिलाता था। नादी कोई काम कहता तो माली उस वक्त तक आराम नहीं करता था जब तक अपने दादा के हुक्म की तामील नहीं कर लेता था। दादा और माली में बेतकल्लुफी भी थी। माली अपने दादा जान को दादा जान ही कहता था, लेकिन कभी बेतकल्लुफी में दादू भी कह लेता था और नादी उस पर नाराज होने के बजाय खुश होता था। दोनों बेतकल्लुफी से बातचीत करते तो नादी कहता, माली तुम्हारी शादी मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक दादू, ख्वाह वो कानी हो गंजी हो मुझे कबूल होगी, और अगर वो जिन लड़की हो तो मैं उससे भी ब्याह कर लूंगा। माली मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी शादी किसी मल्लाह की बेटी से नहीं, जिन की बेटी से करूं। माली फौरन हंस पड़ता, मगर मामूली जिन की बेटी से नहीं तो क्या जिन बादशाह की बेटी से? क्या पता ऐसा हो जाए। माली जोर से कह कहा लगाता, वाह दादू अजीब बातें करते हो। शाम के वक्त नादी आम तौर पर अकेला होता था, क्योंकि उस दरिया के दूसरे किनारे के लोग दरिया के इस किनारे के काम से फारिग होकर अपने घरों को जल्द से जल्द जाना चाहते थे। सारे मर्द मल्लाह कश्ती चलाने में मसरूफ हो जाते थे और औरतें हांडी रोटी पकाने में लग जाती थी। माली को भी फुर्सत नहीं मिलती थी। कोई लड़का उसके पास आ जाता तो नादी बड़ा खुश होता। वो एक पुराने कनस्तर में खाने की कुछ चीजें जमा रखता, मिठाई, बिस्किट या फल। उनसे अपने छोटे मेहमानों की खातिर तवाज़ो करता। मेहमान कोई कहानी सुनाने के लिए कहता तो नादी आमतौर पर वही वाकया सुना देता जो उसे अपनी जवानी में पेश आया था। किस्सा यूं था कि एक शाम दरिया में खतरनाक किस्म की तगयानी बरपा थी। सारे मल्लाह अपनी कश्तियां दरख्तों से बांधकर घरों में चले गए थे। कुछ मुसाफिर ऐसे थे जो हर कीमत पर दूसरे किनारे पहुंचना चाहते थे। उनमें एक मुसाफिर ऐसा भी था जिसकी माँ बड़ी बीमार थी और वो उसके लिए डॉक्टर से दवा लेकर अपने घर जाना चाहता था। उन मुसाफिरों ने सारे मल्लाहों की मिन्नत समाजत की, ज्यादा से ज्यादा किराया देने पर भी तैयार हो गए, मगर कोई मल्लाह उस खौफनाक मौसम में कश्ती चलाने पर राजी ना हुआ। हर एक कहता था कि तुम्हारे चंद पैसों के लिए ये खतरा मोल नहीं ले सकता। उस वक्त नादी ने कश्ती चलाने की हामी भर ली। मैं सबको दूसरे किनारे पर पहुंचा दूंगा। नादी के घर वालों ने उसे बहुत बार समझाया, लेकिन वो ना रुका और सबको अपनी कश्ती पर बिठाकर चप्पू चलाने लगा। आधे घंटे बाद वो सही सलामत वापस आ गया।
बाबा जान, आपका दिल तो डरता होगा। लड़के ने पूछा। नहीं बेटा, डर कैसा? मल्लाह दरिया से नहीं डरता, बल्कि उससे मोहब्बत करता है। दरिया तो उसका दोस्त होता है, समझे? दरिया भी मोहब्बत करता है। लड़के ने हैरान होकर पूछा, क्यों नहीं करता? मोहब्बत ना करे तो आए दिन कोई ना कोई कश्ती डूब जाए, इसीलिए दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नादी ने पुरएतमाद लहजे में कहा। अगर शाम के वक्त कोई भी नादी के पास ना आता तो नादी अपने कमरे की दीवार से लगकर अपने सामने पीपल के एक पेड़ के करीब अपनी उस कश्ती को देखता रहता, जिसने सारी उम्र उसका साथ दिया था। उस वक्त नादी महसूस करता था कि उसकी पुरानी कश्ती भी बड़ी चाहत से उसे देख रही है। अंधेरा बढ़ जाता, कश्ती निगाहों से ओझल होने लगती। नादी की निगाहें उसे देखने की कोशिश करती रहती और वहीं जमी रहती जहां उसकी कश्ती होती थी। माली रोटी लेकर आ जाता। दादा जान, माफ करना, देर हो गई, बहुत मुसाफिर आ गए थे। कोई बात नहीं माली, मैं अकेला नहीं था। कौन आया था दादा जान? कौन आया था? वो इधर मेरी पुरानी दोस्त है, मुझसे प्यार करने वाली। जानते हो कौन है ये? जानता हूँ दादा, जानता हूँ, पर वो तो यहाँ से दूर है। बिल्कुल नहीं माली, वो मेरे पास होती है। माली हंस पड़ता। दादू, कभी उसमें बैठ न जाना। बैठ जाऊंगा और मेरी ये कश्ती मुझे बहुत दूर ले जाएगी। देख लेना, एक दिन ऐसा होगा। ऐसा कभी न करना दादू, उसमें खतरा है, बूढ़े और ज़ईफ हो गए हो। ये कहकर वो अपने बूढ़े दादा को रोटी खिलाता, हुक्का ताज़ा कर देता और थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखों में नींद भर जाती तो नादी के कहने पर चला जाता। उस शाम दरिया के दूसरे किनारे पर एक रईस के बेटे की शादी थी। उसने सारे मल्लाहों को खाने में शामिल होने की दावत दे रखी थी और शाम से पहले ही अक्सर मल्लाह उधर जा चुके थे। नादी के कुंबे के लोग भी जाना चाहते थे। नादी के बड़े बेटे समर और उसकी बड़ी बहू बख्शू, जो माली की माँ थी, दोनों ने नादी से कहा, बाबा तुम भी चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकता, तुम लोग जाओ। तो तुम अकेले रहोगे? अकेले रहने में क्या हर्ज है? समर और बख्शू ने देखा नादी जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने माली से कहा कि माली, तुम अपने दादा जान के पास रहोगे या हमारे साथ चलोगे? मैं दादा जान के पास रहूंगा। लेकिन नादी को ये बात भी मंजूर नहीं थी। माली मेरे पास नहीं रहेगा, ऐसे खुशी के मौके बार बार नहीं आते, तुम्हारे साथ जाएगा। माली ने हर चंद घर में रहने पर इसरार किया, लेकिन नादी ना माना। मजबूर होकर वो भी चला गया। रात चांदनी थी और नादी अपने कमरे की खिड़की में से कुछ दूर अपनी कश्ती को देखने लगा। उसने 1000 बार अपनी कश्ती को देखा था, मगर उस शाम अपनी पुरानी दोस्त को देखकर उसके दिल की अजीब कैफियत हो गई थी। ना जाने क्यों उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि वो फौरन उठकर उधर जाए और अपनी कश्ती में बैठ जाए। वो अपनी आरजू को दबाता रहा, लेकिन ये आरजू थी कि बढ़ती ही जा रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। हर तरफ चांदनी छिटकी हुई थी और उस चांदनी में उसकी कश्ती जैसे उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। कश्ती बुलाए जा रही थी, बुलाए चली जा रही थी। वो उठने की कोशिश करने लगा। दोनों हाथ दीवार से लगा दिए। उसकी लाठी करीब ही पड़ी थी। एक हाथ दीवार से हटाकर उसने लाठी पकड़ ली। लाठी के सहारे से उसने पहला कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया। इस तरह चंद कदम उठाने के बाद दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर ठंडी हवा के तेजो तंद झोंके उससे टकराए और उसके कदम डगमगाने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसने इरादा कर लिया कि वापस चला जाए और वापस जाने की कोशिश भी की, मगर उसने देखा कि वापस जाने के बजाय वो दरवाजे से कुछ आगे चला गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता गया, चलता गया और कश्ती के पास चला गया। न जाने उसके दिल में क्या आई कि रस्सा खोल दिया और जल्दी से कश्ती के अंदर बैठ गया। कश्ती चलने लगी। उसने देखा कि चप्पू उससे दूर पड़े हैं। वो अपनी लाठी की मदद से एक चप्पू तक पहुंचा। बड़ी दिक्कत से उसे करीब ले आया। दूसरा चप्पू भी ले आया। उनसे काम लेना चाहा तो हाथ पैरों ने साथ ना दिया। क्या जरूरत है इनकी? वो बड़बड़ाया और चप्पू छोड़कर लाठी के सहारे बैठ गया। कश्ती आगे बढ़ती जा रही थी। वो गीत गाने लगा। ये गीत जवानी के दिनों में उसने कई बार गाया था और मुसाफिर जो उसकी कश्ती में बैठा करते थे उससे ये गीत सुनने की जरूर फरमाइश करते थे। उसकी आवाज बड़ी पाटदार थी। गीत गाता था तो उसकी आवाज दूर दराज तक पहुंच जाती थी। हर एक को मालूम हो जाता था कि नादी कश्ती चला रहा है।
कश्ती पानी की किसी न किसी रूह के साथ बहे जा रही थी। उसने अपने दिल में सोचा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मगर कश्ती को मोड़ना उसके इख्तियार में नहीं था। हवा के झोंकों में ज्यादा तंदोतेजी आ गई थी। ये झोंके बार बार उसकी लाठी छीन लेने की कोशिश कर रहे थे। अगर उसकी गिरफ्त मजबूत न होती तो अब तक लाठी उसके हाथों से निकलकर पानी में बह चुकी होती। वो अपने अंदर एक ऐसी कैफियत महसूस कर रहा था जो उसके लिए बड़ी अजीब थी। वो उस कैफियत को समझ नहीं सकता था। उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे एक धचका सा लगा। एक जोरदार झोंके ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। उस वक्त उसके अंदर एक खास हिम्मत आ गई थी। न जाने कैसे वो दोबारा संभल कर बैठ गया और माली के बारे में सोचने लगा। कितना प्यारा है मेरा पोता, मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। घर आएगा और मुझे कमरे में नहीं पाएगा तो। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कश्ती पुरानी है, दरिया से लहरें उठने लगी तो फिर क्या होगा। हवा के एक तंद झोंके ने उसकी लाठी को हिला दिया। लाठी उसके हाथों से निकल गई और वो गिरते गिरते बचा। उसके हाथ में ना तो चप्पू था और ना लाठी, और ताकतवर झोंके बार बार उसकी कश्ती से टकरा रहे थे। कश्ती उछल उछल पड़ती थी। उसने सोचा, मैं वापस कैसे जाऊंगा। उसने खुद ही इस सवाल का जवाब दिया, मैं वापस नहीं जा सकता, मेरी मौत आ गई है। वो नीम दराज हो गया और रस्से का सिरा पकड़ लिया। उस रस्से से उसकी कश्ती दरिया के किनारे पेड़ से बंधी रहती थी। मेरी मौत आ गई है, ठीक है, अब मेरी जिंदगी का फायदा भी क्या है। ये दरिया मेरा पुराना रफीक है, सारी जिंदगी इसके साथ बसर की है। ये मुझे अपने सीने से लगा लेगा, इसकी बाहों में मुझे मौत आ जाएगी। मैं हमेशा दरिया के ऊपर रहा हूँ, अब इसके नीचे चला जाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कलमा शरीफ पढ़ने लगा। उसकी लाठी उछल उछल कर गिर रही थी। नादी जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा था। वो पानी के नीचे जाने का इंतजार कर रहा था कि एक जबरदस्त लहर उठी। उस लहर ने कश्ती को उछाला और चंद लम्हे बाद नादी एक मुर्दे की तरह एक बड़े पत्थर के पास घास के ऊपर पड़ा था। कई घंटे बेहोश रहने के बाद बूढ़े नादी को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। होश आने के बाद सबसे पहला ख्याल जो उसके जहन में आया था वो ये था कि वो मुर्दा है और अभी फरिश्ते उससे हिसाब किताब लेने आएंगे। उसने सुन रखा था कि मरने के बाद फरिश्ते हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे। काफी वक्त गुजरने के बाद उसने महसूस किया कि उसके बाजुओं को हिलाया जा रहा है। वो हिसाब किताब देने को तैयार हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। यकायक एक आवाज उसके कान में आई, कौन है आप? क्या ये आवाज सचमुच मेरे कान में आई है? बताइए कौन है आप? दोबारा आवाज आई। उसने आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि एक धुंधला सा चेहरा उस पर झुका हुआ है। उसने बोलना चाहा मगर बोल न सका। आदमजाद है, रास्ता भूलकर यहाँ आ गया है, आओ इसे ले जाएं। ऐसी आवाजें उसके कानों में आ रही थीं। फिर ये आवाजें आनी बंद हो गईं। उस वक्त जब उसने आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द रोशनी फैली हुई है। मैं कहाँ आ गया हूँ? ये जन्नत है, उसने सोचा। कौन है आप? फिर वही सवाल, हमारे मुल्क में आदमजाद होकर कैसे आ गए? ये एक नया सवाल था। अब वो अपने ऊपर झुके हुए कई बड़े खूबसूरत चेहरे देख रहा था। ये जन्नत है। उसके इस सवाल पर हल्के हल्के कहे सुनाई दिए। मैं कहाँ हूँ? उसके जवाब में उसे यूं महसूस हुआ कि उसे उठाकर बिठाया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है बाबा जी। उसने देखा एक लड़की बड़े गौर से उसे देख रही है। मैं तो पानी में डूबकर मर गया था, यहाँ कैसे आ गया? नादी ने उस लड़की से पूछा। फिर हल्का कहकहा बुलंद हुआ, बाबा जी आप डूबकर मरे नहीं थे, दरिया किनारे बेहोश पड़े थे। तो मैं जिंदा हूँ? हाँ आप जिंदा हैं बाबा जी। नादी हैरान परेशान सामने देखने लगा। वहां इतनी चमक दमक थी कि उसने घबरा कर फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी कश्ती, मेरी लाठी कहाँ है? आप कश्ती में थे? हाँ वो मेरी कश्ती थी, मेरी पुरानी कश्ती। तो वो कश्ती आपको इधर ले आई थी? नादी ने सर हिला दिया। वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल सकते थे। आपके अंदर बात करने की ताकत नहीं रही। ये कहकर लड़की ने ताली बजाई। एकदम बहुत से चेहरे नादी को दिखाई देने लगे। वो परेशान हो गया। बाबा जी आप घबरा गए? वो हंस पड़ी। ये तो मेरी खादमाएं हैं। नादी ने देखा कि जिन खूबसूरत लड़कियों को उसने अपनी खादमाएं कहा वो तश्तों में रंगारंग फल उठाए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थीं।
सब तश्त उन्होंने बड़े अदब के साथ नादी के पास रख दिए और खुद वापस जाने लगी। खाइए ना बाबा जी। मैं नादी आगे कुछ न कह सका। वो शायद ये पूछना चाहता था कि क्या कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बाबा जी, आप हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों की बड़ी खातिर मदारत करते हैं। नादी ने पूछा, ये कौन सा मुल्क है? तुम कौन हो? ये हमारा मुल्क है और मैं इस मुल्क के बादशाह की बेटी हूँ। लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शानू है। शानू शहजादी? बाबा जी, मुझे शानू कहिए, शानू शहजादी नहीं। अच्छा, लीजिए अब खाइए। नादी ने एक तश्त की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे अंगूर जैसा फल नजर आया। एक अंगूर उसने मुंह में डाला तो उसका मुंह एक अजीब सी मिठास से भर गया। उसने कई अंगूर खाए थे मगर उस अंगूर की लज्जत ही कुछ और थी। खाइए ना बाबा जी, हाथ क्यों रोक लिया है? अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं आपको खिलाऊं? शानू फिर हंस पड़ी। फिर उसने नादी को अंगूर के अलावा और भी फल खिलाए। हर एक का अपना मजा, अपना लुत्फ और अपनी मिठास थी। बस शहजादी, नादी ने उसका हाथ हटा दिया। बाबा जी, हूँ शहजादी, मैं आपसे रूठ गई। वो किस लिए? मैंने कहा है कि मुझे शहजादी ना कहिए, सिर्फ शानू कहिए। मैं अब नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया है। ये सब कुछ यही रहेगा, जब दिल चाहे खा लीजिएगा। नादी ये कहना चाहता था कि मैं और नहीं खाऊंगा, मगर कह ना सका। शानू ने ताली बजाई। फौरन एक खादिमा एक सुराही और गिलास लेकर आ गई। उसने सुराही में से गिलास में पानी डाला और नादी की तरफ अदब से गिलास बढ़ा दिया। पानी मुअत्तर था और शहद की तरह शीरी। पानी पीकर उसको नींद आ गई और वो सो गया। कई घंटों के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि शानू उसके करीब बैठी है। नादी दिन में कई बार हुक्का पीता था और उस वक्त जागने के बाद उसे हुक्के की ख्वाहिश महसूस हुई। शानू बेटी। जी बाबा जी। तुम्हारे मुल्क में लोग हुक्का नहीं पीते? शानू ने नादी को इस अंदाज में देखा कि जैसे ये बात उसकी समझ में ना आई हो। ये फल सिर्फ आपके यहाँ होता है, मंगवा दूंगी। कैसा फल? वो आपने कहा है ना। क्या कहा है? हुक्का? जी यही। नादी हंस पड़ा। ये फल नहीं होता तो और क्या होता है? हुक्का। हुक्का होता है जिसे पिया जाता है। अच्छा, मैं कहती हूँ किसी से। ये कहकर शानू चली गई। नादी तन्हा रह गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक तनुमंद आदमी बहुत खूबसूरत, कीमती और शानदार हुक्का उठाए हुए आ गया। ये हुक्का देखकर नादी हैरान रह गया। ये हुक्का होता है? शानू ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ। उस आदमी ने हुक्का नादी के सामने रख दिया। नादी ने झिझकते झिझकते उसकी रेशम जैसी नाजुक नेक को मुंह में डालकर पहला कश लिया तो जैसे उसके अंदर खुशबू का एक झोंका जाकर बाहर आ गया। अजीब किस्म की लज्जत थी उस झोंके में। ठीक है बाबा जी। नादी ने हाँ में सर हिला दिया। वो जी भरकर हुक्का पी चुका तो शानू बोली, बाबा जी, आज आप हमारे महल और बागों की सैर करेंगे। शुक्रिया शानू बेटी, मैं बूढ़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, हमारे खादिम एक तख्त पर बिठाकर सैर करा लाएंगे। शानू ने ताली बजाई और चंद लम्हों बाद 4 तनुमंद आदमी, जैसे वो हुक्के वाला था, एक खूबसूरत सुनहरा तख्त लेकर आ गए। उन्होंने ये तख्त कालीन के ऊपर रख दिया और खुद पीछे हटकर शानू के सामने अदब के साथ खड़े हो गए। आइए बाबा जी। शानू ने नादी का हाथ पकड़कर उसे तख्त पर बिठा दिया और खुद भी बैठ गई। दोनों के बैठ जाने के बाद उन चारों ने तख्त का एक एक पाया अपने कंधे पर रख दिया और चलने लगे। नादी के चेहरे से खौफो हिरास नुमाया था। शानू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं भी आपके साथ हूँ। नादी ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश की। बस आप देखते रहे, बोले नहीं। अच्छा, नादी ने वादा कर लिया। चलो। शानू के इस लफ्ज पर तख्त बरदार आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगे। नादी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। रंगीन शीशों के बड़े बड़े कमरे, छतों पर निहायत शानदार रंगारंग फानूस और कमरों का सामान। नादी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। उसके बाद बागात की सैर शुरू हो गई। नादी ने ऐसे ऐसे फूल देखे कि बस देखता ही रह गया। दरख्तों की शाखें तरह तरह के फलों से लदी हुई थीं और हर बाग में फव्वारे और चश्मे थे। एक बाग में शानू के हुक्म पर तख्त बरदारों ने तख्त एक तरफ रख दिया। आपको भूख लगी होगी ना बाबा जी? हाँ बेटी। शानू ने तख्त उठाने वाले जवानों को देखकर एक तरफ खड़े हुए फलों से भरे पेड़ों की तरफ उंगली से इशारा किया।
और चंद लम्हों के अंदर तश्तों में सजे हुए फल नादी के आगे रख दिए। खाइए बाबा जी। नादी पहले भी फल खा चुका था, मगर उन फलों की लज्जत ही कुछ और थी। फल खाने के बाद नादी को हुक्के की तलब हुई, वो भी हाजिर हो गया। शानू ने कहा, आप अब थक चुके होंगे। नादी ने हुक्के का कश लगाते हुए कहा, नहीं थका तो नहीं हूँ, मगर वापस चलो। जब नादी वापस अपने कमरे में पहुंच गया और शानू उसके पास बैठ गई तो नादी ने कहा, बेटी पहले तो मैं सोचता था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, ये सपना नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं वो हकीकत है। शानू हंसकर बोली, तो बेटी एक बात बताओ। शानू ने हाथ के इशारे से आगे कुछ कहने से रोक दिया। बाबा जी मैं खूब जानती हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। जी बेटी, आपने जिन्न लफ्ज सुना होगा। जिन्न? हाँ, ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो बाबा जी हम लोग जिन्न हैं। मेरा बाप जिन्नों का बादशाह है और मैं जिन्न शहजादी हूँ। जिन्न शहजादी? हाँ बाबा जी, मैं अपने जिन्न बादशाह की इकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मैं जो चाहूँ अपने माँ बाप से मनवा लेती हूँ। ये जिन्नों के बादशाह का महल है? हाँ बाबा जी, मेरे अब्बा और अम्मी जिन्नों के दूसरे मुल्क में गए हुए हैं। पहाड़ों के उधर भी हमारा एक मुल्क है। अब्बा जी मेरी अम्मी के साथ साल में 2-3 मरतबा उधर जाते हैं। कल सुबह आ जाएंगे, आपको उनसे मिलवाऊंगी। नहीं बेटी। वो क्यों? मैं डर जाऊंगा। शानू जोर से हंस पड़ी। नहीं बाबा जी, मैं जब उनको बताऊंगी कि मैं आपको बेहद अजीज समझती हूँ तो वो आपसे मिलकर बड़े खुश होंगे। आपसे वो पूछेंगे कि क्या चाहते हैं आप। ये सवाल करें तो आप उनको अपने दिल की सबसे बड़ी आरजू बता दें, जरूर पूरी कर देंगे। शानू और नादी बातें करते रहे। फिर नादी को एकदम ही नींद आ गई और वो सो गया। नादी जागा तो उसके कानों में शानू के ये लफ्ज गूंज रहे थे, आपसे वो पूछेंगे कि क्या चाहते हैं आप। ये सवाल करें तो आप उनको अपने दिल की सबसे बड़ी आरजू बता दें, जरूर पूरी कर देंगे। मैं कौन सी आरजू बताऊं? इन लम्हों में नादी के दिल में कई आरजुएं आ गईं। शानदार महल, ढेर सारी दौलत, मुल्क की सैर। उसे ऐसी बहुत सी ख्वाहिशों का ख्याल आया। वो सोचता रहा और आखिर एक आरजू पर मुतमईन हो गया। मैं यही आरजू जिन बादशाह को बताऊंगा। दूसरी सुबह उसने अपने कमरे की खिड़कियों से बाहर देखा। खादिम और खादमाएं सब भागे जा रहे थे। उसे मालूम हो गया कि शानू के माँ बाप महल में आ गए हैं। खादिम नादी के लिए फल और मशरूबात ले आए। नादी फारिग हुआ तो शानू आ गई। उठिए बाबा जी, अब्बा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तख्त सामने आ गया। नादी अब के तन्हा उस पर बैठ गया। चंद लम्हे बाद तख्त बरदारों ने तख्त एक बहुत ही शानदार वसी दरवाजे के आगे रख दिया। वो तख्त से उतरा तो देखा कि एक बहुत रौबदाब वाला शख्स, जिसके चेहरे से जलालो जमाल झलक रहा है, दरवाजे के बाहर आ रहा है। खुश आमदीद बाबा जी। जिन्नों के बादशाह ने नादी का हाथ थामा और उसे अंदर ले गया। अंदर उसे एक मरसे तख्त पर बिठा दिया गया। बादशाह बोला, मेरी बेटी शानू आपसे बहुत प्यार और मोहब्बत करती है। मैं भी उसे बेहद अजीज समझता हूँ। मुझे आपके मुताल्लिक सब कुछ मालूम है। बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी आरजू पूरी करूँगा। नादी के दिल में जज्बात का एक तूफान बरपा था, मगर अल्फाज उसकी जबान पर नहीं आ रहे थे। बताइए बाबा जी, झिझक कैसी, बताइए। जिन्नों के बादशाह का लहजा बहुत नरम, मुलायम और मीठा था। बादशाह सलामत, नादी बोला। फरमाइए बाबा जी, फरमाइए। बादशाह सलामत, मुझे दुनिया में 2 हस्तियों से बेहद प्यार है। एक तो मेरा पोता है माली और दूसरी हस्ती है शानू। मैं चाहता हूँ कि दोनों मेरी मौत तक मेरी आंखों के सामने रहें। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू ये है कि उनकी शादी हो जाए। यकायक यूं लगा कि आसमान की बिजली बड़े जोर से कड़की है और करीब ही आ गिरी है। क्या कहा गुस्ताख बुढ़े, जिन्नों के बादशाह की बेटी की शादी तुम्हारे पोते के साथ? बोलो, यही कहा है ना तुमने? नादी थर थर कांप रहा था। बोलो, मेरी बात का जवाब दो। बादशाह नादी की तरफ आने लगा। उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। नादी ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और बेइख्तियार पीछे हट गया। एक आदमजाद ऐसी गुस्ताखी भी कर सकता है? हमारी बेटी एक बुढ़े मफलूकुल हाल मल्लाह की बहू बन सकती है? नादी उसकी आंखों के शोलों की ताब नहीं ला सकता था। तुमने बहुत बड़ा और नाकाबिले माफी जुर्म किया है बुढ़े, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए।
ये कहकर बादशाह ने अपने उन खादिमों की तरफ देखा जो उससे कुछ दूर आंखें झुकाए बड़े अदब और एहतराम के साथ खड़े थे। ले जाओ इस गुस्ताख को और इसे अंधे कुएं में फेंक दो। ये हुक्म सुनते ही कई खादिम बेक वक्त नादी की तरफ बढ़े जो अब गिर पड़ा था। रहम मेरे सरताज रहम। ये कहने वाली एक बड़ी खूबसूरत खातून थी जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था। वो ना जाने कहां से भागी हुई आई थी और बादशाह के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रहम? किस पर रहम? इस गुस्ताख बुढ़े पर? हाँ मेरे सरताज, मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी के लिए? हाँ, वो ये सदमा सह नहीं सकेगी। बादशाह ने अपना दायां हाथ हिलाया। खादिम जो नादी को उठाने ही वाले थे रुक गए। शानू की माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं सच कह रही हूँ शानू के अब्बा। जिन्नों के बादशाह की बेटी और गरीब मुफलिस आदमजाद के पोते से उसकी शादी? सोचा तुमने? बादशाह गरजा। खातून खामोश रही। बादशाह ने हुक्म दिया, बुलाओ शानू कहाँ है? ये हुक्म सुनते ही कई खादिमाएं दरवाजे की तरफ भाग गईं। चंद लम्हों के बाद शानू आ गई। वो रोती रही थी। उसकी आंखें अब भी आंसू बहा रही थीं। शानू? जी अब्बा जान। क्या कहती हो तुम? बादशाह का लहजा अभी तक गजबनाक था। अब्बा जान, मेरी माँ ने ठीक कहा है। ठीक कहा है? बादशाह गरजा। शानू ने कुछ कहने के बजाय हाँ में अपना सर हिला दिया। बादशाह 2-3 लम्हे शानू को घूर कर देखता रहा। फिर उन खादिमों को जिन्होंने नादी को घेरे में ले रखा था और अपने मालिक के हुक्म का इंतजार कर रहे थे, मुखातिब करके बोला, जाओ ले जाओ इसे, उस कश्ती में बिठाकर ले जाओ जिसमें ये आया था। खादिमों ने अदब से सर तस्लीम खम कर दिया। बादशाह ने बड़े गजबनाक लहजे में कहा, और ए बुढ़े, कान खोलकर सुन ले, कभी तुम्हारी जबान पर मेरी बेटी का नाम ना आए और तुम कभी इधर आने का सोचना भी मत। सुन लिया? नादी ने हाँ में सर हिलाया और बादशाह तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसके पीछे उसकी बीवी भी चली गई। एक खादिम बैठ गया और नादी को अपने शानों पर बिठाने की कोशिश करने लगा। नादी के कदम डगमगा रहे थे। खौफ से उसका चेहरा जर्द हो चुका था। शानू उसके करीब पहुंच गई और बोली, बाबा जी, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं शानू बेटी, मुझे माफ कर दें बाबा जी। शानू की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रो नहीं बेटी, तुम्हारे अब्बा जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कहाँ जिन्नों के बादशाह की बेटी और कहाँ एक गरीब बदहाल मल्लाह का पोता। मैंने बड़ी नाजायज बात की थी, आप मुझे माफ कर दें। शानू ने नादी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, माफ कर देना। अच्छा बेटी, माफ कर दिया ना? हाँ। और नादी ने अपना दायां हाथ बड़ी शफकत से शानू के सर पर फेरा। खादिम अभी तक इस इंतजार में बैठा था कि नादी उसके शानों पर बैठ जाए तो वो उसे बाहर ले जाए। शानू ने उस खादिम से कहा, इस तरह नहीं, तख्त लाओ और बड़े एहतराम से ले जाओ। वो खादिम उठ बैठा। शहजादी जी, खादिम कहना चाहता था कि बादशाह ने इसका हुक्म नहीं दिया है कि शानू बोल पड़ी, मैंने जो कहा है वही करो। खादिम ने सर झुका दिया। 4 खादिम तख्त ले आए। नादी उस पर बैठने लगा तो शानू ने अपने कुर्ते के नीचे हाथ डाला और उसके हाथ में अशरफियां चमकने लगी। ले जाइए बाबा जी। शानू ने अशरफियों वाला हाथ नादी की तरफ बढ़ा दिया। नहीं बेटी, मुझे इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरी खातिर ले जाइए। शानू ने कहा। नादी ने वो अशरफियां अपने कुर्ते की जेब में डाल दी और खादिमों के हाथ तख्त के पायों की तरफ बढ़ने लगा। बाबा जी, शानू ने नादी को तख्त के ऊपर बैठते हुए देखकर कहा, खुश रहें और अच्छे दिनों का इंतजार करें। तुम भी सदा सुखी रहो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा। शानू की माँ आई और शानू का हाथ पकड़कर उसे ले गई। शानू अभी तक रोए जा रही थी। लगता था वो अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में उसकी बार बार हिचकियां बंध जाती थीं। उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले आई और उसे मखमल के गद्दे पर बैठा दिया और खुद उसके सामने दूसरे गद्दे पर बैठ गई। शानू मेरी प्यारी बेटी। उसके जवाब में शानू अपनी उंगलियों से रुखसारों पर बहते हुए आंसू पोंछने लगी। वो बहुत रो रही थी। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मेरी बेटी, तुम जानती हो तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या मोहब्बत करता है? शानू के इन अल्फाज पर उसकी माँ उसे हैरत से तकने लगी। शानू, ये अल्फाज तुम कह रही हो? हाँ। नहीं मेरी बेटी, ऐसा मत कहो। अगर तुमसे उन्हें बेपनाह मोहब्बत ना होती तो उस बुढ़े का जुर्म कैसे माफ कर देते? माफ कहाँ किया है?
माफ नहीं तो और क्या किया है, उसे वापस जिंदा सलामत भेज दिया है ना। शानो खामोश रही। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी हिचकी बंद जाती थी। बेटी जरा सोचो, जो बात उसने की है वो कोई आदमजात कर सकता है? वो कहाँ और हम कहाँ, हम और मखलूक हैं और वो और मखलूक। तो इससे क्या हुआ अम्मी जान? इससे कुछ नहीं हुआ। जरा सोचो, तुम शहजादी हो, जिन्नों के बादशाह की एक लौती बेटी हो। ये बात तुमने क्यों भुला दी है? अम्मी, ये कहकर शानो चुप हो गई। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बाबा जी के हाँ खुश रहूंगी। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जिन शहजादी एक मल्लाह के घर कभी खुश नहीं रह सकती। मैं रहूंगी, मैं खुश रहूंगी, मैं वहां जाऊंगी। पागल हो गई हो? पागल ही सही, मगर ये मेरा फैसला है। शानो की माँ को उम्मीद नहीं थी कि मामला इस कदर बढ़ जाएगा। उसने अपने दोनों बाजू फैलाए और बेटी के चेहरे को उनकी गिरफ्त में ले लिया। पागलपन मत कर शानू, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। और देखो, तुम कभी अपने महल से बाहर निकली ही नहीं हो। तुम्हें क्या खबर कि गरीब आदमजात कैसे कैसे छोटे मिट्टी और ईंटों से बनाए हुए घरों में रहते हैं और वो क्या खाते हैं, किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। शानू की माँ को पूरी तवक्को थी कि उसके अल्फाज का शानू पर जरूर असर होगा, मगर शानू बोली, मुझे बाबा जी ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? उनके कैसे मकान होते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। शानू की माँ कुछ और कहने वाली थी कि बादशाह आ गया। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? इसका पागलपन दूर हुआ या नहीं? दूर हो जाएगा, शानू की माँ बोली। क्यों शानू? बादशाह ने शानू से पूछा। अब्बा जान, मैं आपसे कैसे गुस्ताखी कर सकती हूँ? आपका हुक्म मानूंगी, चाहे मैं मर जाऊं, मगर जो आप फरमाएंगे वही करूंगी। शानू की माँ ने अपने शोहर को फिक्रमंदी से देखा और अपने होठों पर उंगली रख दी। बादशाह वापस चला गया। जिन्नों के बादशाह के महल से दूर उसके 4 खादिम नादी के तख्त के चारों पाए पकड़े तेजी से चले जा रहे थे। नादी हैरानो परेशान बैठा था। उसे रह रहकर शानू का ख्याल आ रहा था। बेचारी कितनी दुखी नजर आती थी। उसे उन अशरफियों का ख्याल भी आ गया जो उसके लंबे कुर्ते की जेब में पड़ी थी। मैं इन अशरफियों का क्या करूंगा? मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा, किसी को इनके बारे में नहीं बताऊंगा। मरते वक्त अपने पोते माली को दे जाऊंगा। ये सोचकर उसने अपना हाथ जेब से निकाल लिया और इर्द गिर्द देखा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे काले काले पहाड़ खड़े थे। कहीं कहीं उनकी चोटियों पर बर्फ भी नजर आ रही थी। हिरन और जंगली जानवर भी नजदीक दौड़ रहे थे। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये सवाल यकायक उसके जहन में आ गया और वो उन वाकयात को याद करने लगा जो पिछले चंद रोज में उसे पेश आए थे, जिन उसका तख्त उठाए आगे ही आगे चले जा रहे थे। अब कुछ दूर एक चमक सी दिखाई दी। ये दरिया के पानी की चमक थी। और थोड़ी देर बाद जिन नादी का तख्त दरिया के किनारे उस जगह रख रहे थे जहाँ नादी की पुरानी कश्ती साहिल के साथ खड़ी थी। वो हैरत से सोचने लगा, ये कश्ती तो डूब गई थी, सही सलामत कैसे रही? एक जिन ने उसे आराम से अपने ताकतवर बाजुओं में उठाया और कश्ती में बिठा दिया। कश्ती के अंदर उसकी वो लाठी भी मौजूद थी जो बुढ़ापे में उसका सहारा बन गई थी। इसके अलावा 2 चप्पू भी थे। वो कश्ती में बैठ चुका था। अब बाकी तीनों जिन भी आ गए। 2 जिन्नों ने चप्पू संभाल लिए। एक कश्ती के एक सिरे पर बैठ गया था और दूसरा बाएं जानिब। कश्ती दरिया का सीना चीरती हुई चली जा रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि नादी ने वो जगह पहचान ली जहां उसकी कश्ती बंधी रहती थी और जहां वो घंटों बैठा रहता था। कश्ती किनारे लग गई थी। एक जिन ने नादी को उसकी लाठी के सहारे उठाकर किनारे पर पहुंचा दिया। बाकी तीनों भी बाहर निकल आए। एक ने कश्ती के रस्से को दरख्त के साथ बांध दिया। नादी कश्ती से दूर बैठा था। चारों जिन उसके इर्द गिर्द सर झुकाकर खड़े थे, जैसे उसके हुक्म के मुंतजिर हों। क्या आपको घर तक ले जाएं? एक जिन ने बड़े अदब और एहतराम से पूछा। नहीं, मैं अपने घर खुद चला जाऊंगा। हमारे लिए हुक्म है, दूसरे जिन ने सवाल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए। चारों ने एक साथ अपने सर झुकाए और देखते ही देखते दरिया में उतर गए। वो यूं पानी में चले जा रहे थे जैसे खुश्की में कदम उठा रहे हों। नादी ने चंद मिनट तक उन्हें देखा और फिर उनसे नजरें हटा ली। वो अपनी लाठी के सहारे खड़ा हो गया और चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठा रहा था। कुछ दूर उसको मकान की दीवारें दिखाई दे रही थीं। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसका पोता उसे मिल जाए। वो अभी चंद कदम ही चला था कि माली दौड़ता हुआ आया।
और दादा जान कहकर उससे इस तरह लिपट गया कि वो खड़ा ना रह सका और लड़खड़ाकर गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से नादी के बाएं घुटने पर चोट लगी, मगर अपने प्यारे पोते से मिलकर उसे इतनी खुशी हुई थी कि बयान से बाहर है। खुशी में उसे अपनी चोट का भी एहसास नहीं हुआ। लाठी उसके हाथ से निकलकर कुछ दूर जा गिरी। माली ने अपने दादा जान को उठाने की कोशिश की। नादी ने उसे लाठी पकड़ाने का इशारा किया। लाठी हाथ में आई तो वो उस पर सारा जोर डालकर उठ बैठा। दादू, कहाँ चले गए थे आप? नादी हंस पड़ा। बस बेटा, चला गया था, खुद नहीं गया था, किस्मत ले गई थी। कहाँ दादू जान? बताऊंगा, सुनाओ। सब लोग ठीक है ना? सब ठीक है। तुम्हारे लिए बड़े परेशान थे, शुक्र है आप आ गए हो। मैं हर रोज यहाँ आकर देर तक बैठा रहता था। अम्मा कहती थी कि बस करो, डूब मरा है तुम्हारा पागल दादा। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, पर मैं उसकी बात नहीं मानता था। उसने कहा तो ठीक है। क्या दादू? मैं सचमुच डूब गया था। ये सारी बातें तुम सबको बताऊंगा। दोनों दादा पोते आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगे। घर से कुछ दूर ही थे कि माली की माँ बख्शू की नजर उन पर पड़ी। वो तेजी से आई। पहले तो उसने अपने दोनों हाथों की हथेली से आंखें मली और फिर घूर घूर कर नादी को देखने लगी। अम्मा, मैं न कहता था कि दादू आ जाएगा? देख लो, आ गया है ना। बाबा तो सचमुच आ गया है। माँ का ये फुकरा सुनकर माली गुस्से से बोला, अम्मा, दादा जान को तू देख नहीं रही? देख तो रही हूँ, पर यकीन नहीं आता। अम्मा, मेरा दादा सलामत है, अल्लाह का शुक्र है। इसी असना में घर के कई लोग भागते हुए आ गए। वो सब नादी को देखकर हैरान थे। बख्शू उन लोगों से बोली, देखा तमाशा, ना जाने कहां कहां की खाक छान कर आ गया है। हम तो समझे थे कि मर खप गया है। मेरा दादू मरने वाला नहीं है। माली ये कहते हुए एक बार फिर नादी से लिपट गया। अब्बा, कहाँ रहे इतने दिन? ये सवाल माली के बाप ने किया और इस सवाल के जवाब में नादी ने अपना दायां हाथ इस अंदाज से लहराया गोया कह रहा हो, सब्र करो, सब कुछ बता दूंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते एक मेला लग गया। जिसने नादी को देखा दौड़कर आ गया। घर आकर नादी दरवाजे के आगे बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। बाकी सब लोग उस चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हो गए। माली, पानी पिलाओ। माली घर में चला गया और चंद ही लम्हों में पानी से भरा हुआ मिट्टी का प्याला ले आया। नादी ने प्याला होठों से लगाया और प्यास बुझाकर प्याला माली को दे दिया। बाबा, अब बताओ ना, कहाँ चले गए थे? ये सवाल माली के बाप समर ने पूछा था। बेटा, क्या बताऊं, कहाँ चला गया था? तुम लोग मानोगे नहीं। नादी ने अपनी दाढ़ी में दाएं हाथ की उंगलियां फेरते हुए कहा, हम मानेंगे। बेक वक्त कई आवाजें बुलंद हो गईं। तो फिर सुनो। सबके सब नादी को टकटकी बांधकर देखने लगे। मैं जिन्नों के मुल्क में चला गया था। इतना सुनना था कि सबके मुंह हैरत के मारे खुले के खुले रह गए। जिन्नों के मुल्क में? फिर कई आवाजें गूंज उठी। नादी हाँ में सर हिलाने लगा। माली नादी के लिए हुक्का ताजा करके ले आया। सुना माली, तेरा दादा क्या कहता है? बख्शो ने अपने बेटे से मुखातिब होते हुए कहा, कहता है मैं जिन्नों के मुल्क में चला गया था। अच्छा दादू, तूने यकीन कर लिया है माली? हाँ अम्मा, मेरा दादा जान कभी झूठ नहीं बोलता। बख्शो ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इससे पूछो तो जरा, जिन कैसे होते हैं? माली ने नादी की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे कह रहा हो, बता दो दादू, अम्मा क्या पूछ रही है? नादी ने हुक्के के 3-4 कश लगाए। वाह, अपने हुक्के का मजा ही और है। वहां तो सोने चांदी का हुक्का था, पर मजा नहीं आता था। नादी ने एक और कश लगाकर कहा, सोने चांदी का हुक्का? सच? एक शख्स ने हैरत से कहा। वहां तो हर चीज अजीब थी। नादी बोला, दादू, सुना है जिन्नों के सर पर सींग होते हैं? होते हैं? माली ने पूछा। नहीं, इंसानों की तरह होते हैं, मगर बड़े ताकतवर और शहजोर होते हैं। अब्बा, तू वहाँ कैसे चला गया था? समर ने पूछा। नादी बताने लगा कि कैसे वो कश्ती में बैठ गया था और कश्ती चल पड़ी थी। फिर दरिया में तगयानी आ गई। एक लहर ने उसे उठाकर किनारे पर गिरा दिया। जिन्नों की शहजादी आई और उसे अपने खादिम जिन्नों की मदद से महल में ले गई। देर तक तरह तरह के सवाल पूछे जाते रहे। बाबा, मुझे भी वहाँ ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ, माली ने कहा। नादी ने आह भरी, ये नहीं हो सकता माली, अब मैं कभी वहाँ नहीं जा सकता। क्यों कभी नहीं जा सकता? जिन्नों का बादशाह मुझसे नाराज हो गया है। क्यों नाराज हो गया है? ये बात तुम्हें बताने की नहीं। नादी ने दोबारा आह भरी। सवाल होते रहे और नादी जवाब देता रहा।
किसी को भी उसकी बातों का यकीन नहीं आ रहा था। सिवाय माली के सब शको शुबे से नादी को देखते जा रहे थे। बख्शो बोल उठी, चलो अपने काम करो, बुढ़े की तो मत मारी गई है, पता नहीं कहाँ चला गया था, खुद तो पागल ही है, ऐसी बातें सुनाकर हमें भी पागल बना रहा है। नहीं, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है, सच कहा है तो इसका सबूत दो। बख्शो नादी के सामने अकड़कर खड़ी हो गई। सबूत मांगती है तू चुड़ैल? हाँ, सबूत मांगती हूँ। तू अपना रौब जमाना चाहता है, मैं तुझे भला जानती नहीं हूँ? अव्वल दर्जे के झूठे हो। अम्मा चुप करो। माली ने माँ को खामोश रहने के लिए कहा। चुप कर तू, आया दादा का हिमायती बनकर। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, कहता है कि मैं जिन्नों के मुल्क में चला गया था और जिन्नों की शहजादी इस पर बड़ी मेहरबान हो गई थी। एक शख्स हंसकर बोला, ये बुढ़ा पोसट और जिन्नों की शहजादी। बख्शो जोर से हंस पड़ी। तू नहीं मानती? नादी ने गुस्से से कहा। नहीं मानती, 100 बार नहीं मानती, 1000 बार नहीं मानती। तो देख, ये कहकर नादी ने अपने कुर्ते की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला उसकी हथेली पर अशरफियां चमक रही थीं। सबकी आंखें अशरफियों की रोशनी से चकाचौंध हो गईं। ये वो अशरफियां थीं जो जिन शहजादी ने दी थीं। बख्शो अशरफियों को देखती रह गई। जितने लोग खड़े थे सब दम बखुद हो गए। नादी ने अशरफियां फिर जेब में डाल ली और मजे से हुक्के के कश लेने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में पेश किया जाएगा। और यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।